मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम प्रीलिम्स बूस्टर का अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है 15th फाइनेंस कमीशन। अब 15th फाइनेंस कमीशन ने रिसेंटली अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट सबमिट की है फॉर द पीरियड ऑफ 2021 से 2025। तो 5 ईयर्स के लिए जो ये फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है ये वैलिड होगी। तो अब थोड़ा देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन है क्या चीज़। तो आर्टिकल 280 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मैंडेट करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करे हर 5 साल में। या तो 5 साल, या फिर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है तो वो उससे पहले भी फाइनेंस कमीशन को बना सकता है, कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, मीन। ठीक है। तो उसकी जो फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट देता है, उसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर की होती हैं। वो बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में ये बताना पड़ता है कि हम क्यों फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब इसमें ना एक ये टर्म देखो आप, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। तो आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंस कमीशन क्वाजी जुडिशियल बॉडी कैसे हो सकता है। ठीक है। क्वाजी जुडिशियल का मतलब क्या हुआ? क्वाजी मतलब हाफ। ठीक है। तो जुडिशियल बॉडी तो हो ही नहीं सकता फाइनेंस कमीशन, आप सोच रहे होगे। ठीक है। लेकिन ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन अगर समन करता है किसी को, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, किसी डिपार्टमेंट को, किसी मिनिस्ट्री को, या किसी स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को, या स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस के डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू सेक्रेटरी को, फाइनेंस सेक्रेटरी को, तो वो मना नहीं कर सकते उनको। ठीक है। एक तरह से समझ लो कोर्ट का ऑर्डर की तरह फाइनेंस कमीशन का जो मेंबर्स हैं जो फाइनेंस कमीशन का जो ऑर्डर होगा समन करने का, या फिर फाइल्स प्रेजेंट करने का, डेटा दिखाने का, कोई भी अगर डेटा रिकॉर्ड्स वो मांगता है फाइनेंस कमीशन, तो उसका एक तरह से जुडिशरी, जैसे जुडिशरी का जो पावर्स होती हैं, वैसी ही जुडिशियल पावर्स हैं फाइनेंस कमीशन के बाद। वो किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस की डेटा को देख सकता है और किसी को भी समन कर सकता है अगर उसको लगता है कि वो ज़रूरी है फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है। तो अब 15th फाइनेंस कमीशन देख लेते हैं। बेसिकली इसकी जो रिपोर्ट है वो अभी जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टडी करेंगे, और मतलब यूनियन कैबिनेट बेसिकली स्टडी करेगी और उसको पार्लियामेंट में रखेगी, और पार्लियामेंट में जब रखी जाएगी वो रिपोर्ट, उसके बाद ही वो पब्लिक डोमेन में आएगी। ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इस बार फाइनेंस कमीशन ने एड्रेस किए हैं। वो हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन मतलब क्या हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर टैक्स कैसे बांटा जाएगा वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली कैसे बांटा जाएगा, मतलब यूनियन से स्टेट को कैसे जाएगा, स्टेट से लोकल बॉडीज़ को कैसे जाएगा, या फिर इवन स्टेट में भी जो टैक्स की डेवोल्यूशन कैसे की जाएगी, वो सब एड्रेस किया है फाइनेंस कमीशन ने। ठीक है। अब लोकल गवर्नमेंट की ग्रांट्स को, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ग्रांट्स कैसी होंगी, ये सब भी फाइनेंस कमीशन ने एग्जॉस्टिवली डील किया है। और स्टेट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है मैकेनिज़म्स, स्टेट स्पेसिफिक भी बनाए हैं, जैसे कि पावर सेक्टर में, या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब पर भी स्टेट्स को क्या करना चाहिए, ये फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड किया है। अब एक जो फाइनेंस कमीशन को यूनियन गवर्नमेंट ने कहा था कि क्या हमें डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पैसा अलग से रख देना चाहिए। मतलब समझ लीजिए कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हम सारा टैक्स पे करते हैं, तो आप अज्यूम कर लीजिए कि उसमें 100 रुपीज़ टोटल कलेक्ट हुए हैं पूरे साल के। बेसिकली वो तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों होंगे, बट मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि समझ लीजिए सिर्फ 100 रुपीज़ कलेक्ट हुए हैं। ठीक है। तो उसमें से क्या हम डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पहले ही पैसा अलग से रख दें, जो कि बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट का डोमेन है। तो समझ लीजिए उसमें से क्या 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ पहले ही अलग रख दिए जाएं, और उसके बाद जो बचता है 90 या 95 रुपये, उसमें से डेवोल्यूशन की जाए। ये भी यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनेंस कमीशन से पूछा था, और इस क्वेश्चन पे भी फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। तो जैसे ही वो पब्लिक होंगी तो हमें पता लग जाएगा कि क्या फाइनेंस कमीशन ने इसे एक्सेप्ट किया है या फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है। अब इस रिपोर्ट का नाम क्या है? फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। ठीक है। इस रिपोर्ट को जब सबमिट किया है, उसके जो रिपोर्ट का नाम ही फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। बेसिकली ये यूपीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ स्टेट के एग्ज़ाम्स या फिर नॉन यूपीएससी एग्ज़ाम्स में ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है।
अब थोड़ा-सा आपको आइडिया पता लग जाए कि फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला है इस रिपोर्ट में, जबकि अभी तो ये पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। लेकिन एक इंटरिम रिपोर्ट गवर्नमेंट को 15th फाइनेंस कमीशन ने सबमिट की थी। उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में फ़रवरी 2020 मतलब बजट सेशन के टाइम पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, ये दिखाने के लिए कि किस बेसिस पर फाइनेंस कमीशन और किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। तो उस रिपोर्ट ने क्या लिखा हुआ था कि हमें पहले जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन था उसने तो 42% जो था स्टेट्स को डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स की बात कही थी। लेकिन अब ये 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसने 41% स्टेट जो टैक्स का रेवेन्यू है वो स्टेट को देने को कहा है, मतलब एक तरह से 1% कम कर दिया है। अब वो क्यों किया है? क्योंकि फाइनेंस कमीशन कह रहा है कि पहले पिछली बार जब 2014 या 15 में जब ये रिपोर्ट आई थी 14th फाइनेंस कमीशन की, तब तो हमारे पास स्टेट्स ज़्यादा होती थी क्योंकि तब जम्मू एंड कश्मीर भी एक स्टेट था। लेकिन उसके बाद 2019 में अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टेट नहीं रहा है, रादर 2 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई हैं। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा भार हो गया है और स्टेट्स कम हो गई हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो पुरानी स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की उसका 0.85% शेयर होता था। लेकिन अब जब जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को देखकर उसको 0.15% और इंक्रीज़ करके 1% कर दिया है। और ये जो 1% का शेयर, क्योंकि अब वो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, तो उसको जो 1% शेयर है वो सेंटर उसको बेयर करेगा। तो ये यही 1% है जिसको इस जो स्टेट्स के शेयर में से कट किया गया है। तो इट्स नॉट कि कोई स्टेट्स का शेयर कम किया गया है, बस अब वो जो स्टेट पहले जिसका वो शेयर 1% मिलना था वो अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो वही शेयर जो है वो अब सेंटर को मिल गया है इसीलिए, ठीक है। अब इसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ के ऊपर बहुत अच्छा फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि इनको लार्जर शेयर ऑफ डेवोल्यूशन दिया जाना चाहिए, खास करके म्यूनिसिपैलिटीज़ और जो सिटीज़ में होती हैं जिनकी मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन है। तो अर्बन गवर्नेंस, हमारी जो अर्बन गवर्नेंस है, क्योंकि हम हमेशा रूरल गवर्नेंस की बात करते रहते हैं, हम पंचायत की बात करते रहते हैं, लेकिन इस बार फाइनेंस कमीशन ने अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी अच्छा डेवोल्यूशन करने की बात कही है ताकि हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी और अर्बन गवर्नेंस भी इम्प्रूव हो सके, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया गया है, ठीक है। लेकिन जैसे कि पहले हमारी जो फाइनेंस कमीशन होते थे वो पॉपुलेशन जो है उसका डेटा वो 1971 के हिसाब से रखते थे। लेकिन इस बार 15th फाइनेंस कमीशन ने 2011 के जो पॉपुलेशन सेंसस है उसको कंसिडर किया है, ताकि क्या हो कि जो स्टेट्स ने 1971 से 2011 तक अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है उनको अच्छी तरह से रिवॉर्ड किया जा सके। और जब उन्हें हम रिवॉर्ड करेंगे तो बाकी स्टेट्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है उनके लिए एक तरह से ये मोटिवेशन होगा कि हमें भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए अपने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, ताकि हमें भी अच्छा रिवॉर्ड मिले अगली बार फाइनेंस कमीशन से, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट की बेसिक डेटा है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैफरन बाउल ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बेसिकली सैफरन बाउल ऑफ इंडिया हमारा कश्मीर है, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा सैफरन उगाया जाता है। तो वहाँ से कुछ प्लांट्स को और मतलब सीड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया कश्मीर से सिक्किम में, और वहाँ पर अब वो उगने लगा है यांगयांग, जो सदर्न पार्ट है सिक्किम के सदर्न पार्ट में, ये यांगयांग जगह पर ये कश्मीर को उगाने की प्रैक्टिस शुरू की गई है अभी रिसेंटली, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सैफरन बाउल ऑफ इंडिया वैसे कश्मीर को कहा जाता है, ये आपसे यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं। तो ये अभी तक जो हमारा सैफरन की प्रोडक्शन है वो मोस्टली आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एंटायरली सिर्फ कश्मीर में ही होती है, बट मोस्टली ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में ही लिमिटेड है। और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी जो पामपोर डिस्ट्रिक्ट वाला रीजन है वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा सैफरन उगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी उगाया जाता है, बट सबसे ज़्यादा जो पामपोर रीजन है वहीं पर सैफरन उगाया जाता है। तो उसको ही हम इसलिए सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सैफरन प्रोडक्शन इन इंडिया। सैफरन की हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 100 टन्स पर ईयर की कंजम्पशन है, लेकिन हम सिर्फ 6 to 7 टन्स पर ईयर उसे उगा पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि सैफरन बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हमें हर साल इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब रिसेंटली कश्मीर का जो सैफरन है उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है।
तो ये आपको पहले भी पता होगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, कि जो बेसिकली उस एरिया में जो क्रॉप है या उस कोई प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट भी हो सकता है, उसको ज्योग्राफिकली इंडिकेट किया जाता है कि हाँ जो सैफरन है वो कश्मीर का बहुत फेमस है, तो उसको एक इम्पॉर्टेंस मिल जाती है। ठीक है। अब पामपोर जो सैफरन है हमारा, उसको ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम को ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि वो बहुत सस्टेनेबली एग्रीकल्चरली सस्टेनेबली प्रोड्यूस किया जाता है पामपोर रीजन में, तो उसको भी एक तरह से अलग से एक सर्टिफिकेशन प्राप्त है। और दो अलग ऐसी और साइट्स हैं, कुतानड बिलो सी लेवल फार्मिंग ऑफ केरला और कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ उड़ीसा, इन्हें भी ये GIA-HS स्टेट जो हमारा स्टेटस है वो मिला हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत होना, इधर इन एरिया में केरला में और उड़ीसा में सैफरन को नहीं, वहाँ पर फार्मिंग जो सी लेवल फार्मिंग हो रही है या फिर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है इस एरिया की, इनको GIA-HS स्टेट एक तरह से स्टेटस मिला है कि यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है। तो ये इन तीन में से सिर्फ पामपोर में सैफरन की जो है प्रोडक्शन होती है, लेकिन वो GIA-HS स्टेटस के साथ है। ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि जो सैफरन है उसकी प्रोडक्शन सिर्फ कश्मीर तक ही लिमिटेड नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी सैफरन को इंट्रोड्यूस किया है, और बेसिकली बहुत अभी तो उस लेवल पर नहीं है कि हम उसे मतलब प्रॉपरली वो कमर्शियल लेवल पर तो नहीं प्रोडक्शन हो रही है, बट बेसिकली हाँ वहाँ पर भी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट आती है कि कश्मीर सैफरन इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली इन कश्मीर, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हमने सैफरन की प्रोडक्शन शुरू कर दी है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यू नॉर्म्स फॉर OSPs। अब OSPs क्या है? अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। अब ये अदर सर्विस प्रोवाइडर्स का क्या इशू चल रहा है कि ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा था कि इनको जो रजिस्ट्रेशन की जो हमने एक हमारा जो मैकेनिज़्म है इनके रजिस्ट्रेशन का, उसको रिलैक्स किया जाए। जो इनकी बैंक गारंटी देनी पड़ती है इन्हें, या फिर जितने भी नॉर्म्स इनके लिए स्पेशल हैं, उसको रिलैक्स किया जाए, ताकि ये जो सेक्टर है, ये हमारी इकोनॉमी का जो सर्विस इंडस्ट्री का हमारा सेक्टर है, ये ग्रो कर सके। अब आपको बेसिकली बता दूं OSPs आपको कैसे याद रखोगे। जो हमारे कॉल सेंटर्स हैं या हमारी टेली मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, टेली बैंकिंग या टेली मेडिसिन देती हैं, बेसिकली आपके कॉल सेंटर जो BPOs हैं, उस सेक्टर को हम अदर सर्विसेज प्रोवाइडर्स कहते हैं। ठीक है। तो अभी क्या होता था कि बेसिकली अभी तक क्या होता था कि ये कंपनीज़ जो हैं, क्योंकि ये जब हमारे इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूम आया, तो ये सेक्टर में सबसे ज़्यादा बूम आया। आपको पता होगा कि साल 2000 के बाद आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा BPOs इंडिया में आने लगे, और बहुत ज़्यादा BPOs का बिज़नेस चलने लगा, और बेसिकली इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगी। ठीक है। तो क्योंकि इस सेक्टर में बिल्कुल मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट लगती थी, और इसका जो रिटर्न्स थे वो बिज़नेस के बहुत ज़्यादा थे। ठीक है। अब ये OSPs जो हमारे कॉल सेंटर्स में, मैं OSPs आपको याद रखने के लिए बार बार इसको टर्म को मैं कॉल सेंटर्स से रिप्लेस कर देता हूँ, ताकि आपको याद रहे। ठीक है। अब जो कॉल सेंटर्स होते थे वो लीज्ड टेलीफोन लाइंस, क्योंकि इन्होंने बल्क कॉलिंग करनी होती है, बल्क में कस्टमर्स को एड्रेस करते हैं, तो इनको ये नॉर्मल हमारे जो टेलीकॉम जो है उससे तो काम इनका नहीं चल सकता, तो इसलिए ये लीज्ड टेलीफोन लाइंस यूज़ करते हैं। इसके लिए क्या किया कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि इनको अलग से टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की ऑक्शन जो है वो करनी पड़ेगी, और इसलिए इनको हमने क्या कहा कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ, ताकि इसका कोई मिसयूज़ ना किया जा सके। क्योंकि आप सोच सकते हो कि इस लेवल पर बल्क कॉलिंग कर रहे हैं ये कंज्यूमर्स को, तो इसका मिसयूज़ होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं कि ये लोगों को बेवकूफ़ भी बना सकते थे। तो इसलिए जो भी कम्युनिकेशन वगैरह की आप बिज़नेस होगा, उसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेट करेगा। ठीक है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दिया गया उस टाइम पर, ताकि कोई फेक OSPs ना बना ले। अब आप सोचो कि अगर आपको कोई फेक कॉल सेंटर चलने लगे, और वो आपको बोले कि मैं समझ लीजिए एक बैंक से बोल रहा हूँ, और आपको अपनी डेटा शेयर करने को बोले, तो आपका के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं या मार्केटिंग के फ्रॉड्स हो सकते हैं, जो कि होते भी हैं।
बेसिकली जब बिना रजिस्ट्रेशन वाले जो कॉल सेंटर्स या ओएसपीज चलते हैं तो ये फ्रॉड्स हो जाते हैं। ठीक है, इन फ्रॉड्स को रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन इन ओएसपीज की बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो अब क्या कहा है कि क्यों इसको रजिस्ट्रेशन को इस इनकी ओएसपीज की रजिस्ट्रेशन को क्यों रिलैक्स करने की बात हुई है कि अब बेसिकली पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या इनको कैसे रजिस्ट्रेशन होती थी इनकी। जो हमारे जो ये ओएसपीज होते थे इनको अपने आप को डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ टेलीकम्युनिकेशन के साथ रजिस्टर कराना पड़ता था और बताना पड़ता था कि कितने एम्प्लॉयज़ उनके साथ काम कर रहे हैं, किस एरिया ऑफ सर्विस में वो उनका बिजनेस है, और जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो किस जो इनका ऑफिस है वो किस एरिया में लोकेटेड है। ठीक है, और इनको ये भी बताना पड़ता था कि क्या वो सिर्फ डोमेस्टिक फर्म्स को या फिर इंटरनेशनल फर्म्स को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो और इनको बैंक गारंटी भी देनी पड़ती थी, एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कराना पड़ता था, ताकि अगर ये कुछ मिस हैपनिंग करें या मिस चीफ करें तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो इनके इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को फोरफिट कर ले। ठीक है, तो इनके ऊपर एक तरह से स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस थी ताकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको लूटा ना जा सके, उनके इंटरेस्ट के लिए ही ये गाइडलाइंस बनाई गई थी। अब इस गाइडलाइंस को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी क्यों? ठीक है, अब मार्च में गवर्नमेंट ने कहा कि हम लॉकडाउन में जा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें एसेंशियल सर्विसेज को ओपन रखा गया, जैसे बैंकिंग या हॉस्पिटल्स, इन सब सर्विसेज को ओपन रखा गया, एसेंशियल सर्विसेज को कर्फ्यू के टाइम पे भी या लॉकडाउन के टाइम पे भी। लेकिन अब ये बैंकिंग या जो हमारी हॉस्पिटल की सर्विसेज थी, जो टेलीमेडिसिन वगैरह जैसी सर्विसेज थी, या बैंकिंग की जो सर्विसेज थी, वो बेसिकली उन्होंने कई क्या मोस्टली सारे बैंक्स नहीं, ऑलमोस्ट इन टेली मार्केटिंग वालों को या इन टेली बैंकिंग वालों को जो ओएसपीज हैं इनको आउटसोर्स की हुई थी। आपको पता है ना कि ये कॉल सेंटर्स को दे देते हैं अपना काम। तो उस कंटेक्स्ट में, क्योंकि ओएसपीज तो हमारे एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आते थे, लेकिन ओएसपीज को फिर स्पेशली मार्च 23 को डीओटी ने बोला कि क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के लिए, हेल्थ के लिए, तो इनको आप ऑपरेट करने की परमिशन दे दी गई। ठीक है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिया गया, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो पूछा गया कि आप कौन सी मतलब जो आप अपना टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कौन सा यूज़ कर रहे हो। वर्क फ्रॉम होम अगर आपके एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं तो वो कहाँ पे, उनका एड्रेस दो। आप वो कौन सा डेटा प्लान यूज़ कर रहे हैं, मतलब डेटा का जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी एक तरह से कॉलिंग का जो सॉफ्टवेयर है या जो भी उनका बेसिकली जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट को ये पता हो और उस समय पर फ्रॉड ना हो सके। ठीक है, अब क्योंकि फिर डीओटी ने अप्रैल 15 को दोबारा से गाइडलाइंस निकाली और इनके ऊपर जो ये कंडीशंस थी इनको रिलैक्स कर दिया, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था ऑपरेट करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम कर नहीं पा रहे थे ये ओएसपीज। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्योंकि पहले क्या हो रहा था, क्योंकि वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे तो उनको अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ रहा था, उनको मुश्किल हो रहा था। लेकिन उन्होंने फिर जब हमारे डीओटी ने गाइडलाइंस थोड़ी सी रिलैक्स करी तो एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम जो है वो फैसिलिटेट करवा दिया गया। ठीक है, अब डीओटी ने नवंबर 5 को ये गाइडलाइंस सारी चेंज कर दी और उनको जो उनके वर्कर्स जो एम्प्लॉयज़ थे, क्योंकि उन्हें जैसा आपको मैंने पहले बताया कि उनके एम्प्लॉयज़ को भी कभी अगर वो घर से काम कर रहे हैं तो उनको भी सारा एड्रेस और उनके बारे में उनकी जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है ये सब कुछ देना पड़ता था, वो अब गाइडलाइंस को चेंज कर दिया गया और उनको कहा कि आप उनको अपने एम्प्लॉयज़ को परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर दो या फिर वो कहीं भी इंडिया में वर्क कर सकें। ठीक है, अब ये सारी गाइडलाइंस होने से क्या होएगा कि बीपीओज़ और जो आईटी फर्म्स हैं, जो ये टेली मार्केटिंग वाली फर्म्स हैं, ये इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि ये अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर सकेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था कि ये कॉल सेंटर्स वाले अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम इसलिए अलाउ नहीं कर पाते थे क्योंकि इनकी रजिस्ट्रेशन में लिखा था कि जो ये बिज़नेस है, जो ये टेली मार्केटिंग का बिज़नेस है, ये एक स्पेसिफाइड उसी प्रेमिसेस से हो पाएगा जो कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन है। ठीक है, अगर समझ लीजिए इनका ऑफिस का एड्रेस मेंशन है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, तो उससे बाहर ये जो टेली मार्केटिंग का बिज़नेस या ओएसपीज जो अपना बिज़नेस कर रही हैं ये नहीं कर सकती थी। लेकिन जब अब इनकी गाइडलाइंस को रिलैक्स कर दिया गया है तो ये वर्क फ्रॉम होम अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउ
अलाउ कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि बेसिकली ये बिज़नेस तो वैसे भी आप सोच सकते हो कि ये वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है इसमें, तो उससे क्या होगा कि इन बिजनेसेस की कॉस्ट की कटिंग हो जाएगी, बार बार इनको अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल नहीं देनी पड़ेंगी, बार बार लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि फॉरेन कंपनीज़ जो हैं वो भी इंडिया में आने के लिए, जो ये बीपीओज़ वाली कंपनीज़ हैं वो भी इंडिया में आने के लिए टेम्पटेड होंगी कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स अब ख़त्म हो चुकी हैं और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आ गया है। ठीक है, तो उनकी कॉस्ट कम होने की वजह से एक तरह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा और उससे और ज़्यादा जॉब्स जनरेट होंगी, वर्क फ्रॉम होम की भी खासकर जॉब्स जनरेट होंगी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है और कहा है कि जितनी भी इंडिया में डिस्कॉम्स हैं उन सबको इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के परव्यू में अब डाल दिया गया है। पहले क्या होता था कि सिर्फ उतनी ही डिस्कॉम्स, अब डिस्कॉम्स क्या हैं, जो पावर कंपनीज हमारी स्टेट की पावर कंपनीज होती हैं ना, उन वो पहले सिर्फ वो ही डिस्कॉम्स इस एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के परव्यू के अंडर थी, जो कि 1000 मिलियन यूनिट्स की एनर्जी प्रोड्यूस करती थी या उससे ज़्यादा की एनर्जी प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, अब वो पहले सिर्फ 44 ऐसी कंपनीज थी, अब वो बढ़कर जब सारी कंपनीज को इंक्लूड कर दिया है तो वो इंक्रीज़ होकर अब 102 हो गई हैं। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अब ये सब कंपनीज को इंक्लूड करने का एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत करने से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि इससे क्या होगा कि एनर्जी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो है वो मैंडेटरी हो जाएगी इन सारे डिस्कॉम्स की। अब अगर ये वेस्टेज कर रही होंगी एनर्जी की या इलेक्ट्रिसिटी की तो इनको रोका जा सकता है। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को और इनके अंदर इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी इस एक्ट की वजह से, ताकि ये एनर्जी की ऑडिटिंग होगी इनकी कि क्या कहीं ये एनर्जी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस तो नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा वेस्टेज तो नहीं कर रहे। कुछ परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स आ जाएंगे कि आपको बेसिकली ये इन डिस्कॉम्स को बेसिकली एक लेवल पर एक कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स को फॉलो करना है और इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी और इनको जब भी ये प्रोजेक्ट न्यू लगाएंगे तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस को कैसे कम किया जा सके वो सारी गाइडलाइंस भी इनको ये एनर्जी जो कंजर्वेशन एक्ट है इसके तहत दी जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इससे क्या होगा बेसिकली जब इनके लॉसेस कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस, और इनकी जब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो उससे फाइनेंशियल स्टेट जो है इनकी फाइनेंशियली जो ये अभी पुअर चल रही हैं डिस्कॉम्स उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प होगा। और उससे बेसिकली क्या होगा कि एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और एनर्जी लॉस हमारा मिनिमम हो जाएगा, मिनिमाइज़ हो जाएगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है क्या। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एम्पावर करता है कुछ डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, अब आपने देखा होगा ना कि आपके कुछ अप्लायंसेज होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 5 स्टार रेटिंग का है या 3 स्टार रेटिंग का है। बेसिकली वो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है उसके तहत जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उन्होंने वही जो ऑर्गेनाइजेशन है वही ये एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई करता है। ठीक है, अप्लायंसेज के लिए या इक्विपमेंट के लिए। अब उसको डिस्प्ले भी किया जाता है, आपने देखा ही होगा कि 5 स्टार रेटिंग का एसी है या फ्रिज है या जो भी है वो सारा इसी एक्ट के तहत ही बीईई जो है हमारा वो फैसिलिटेट करता है। अब ये ही एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसी एक्ट के अंडर ही एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ जो इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है उनको अलग से एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को नोटिफाई कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर अदर एस्टेब्लिशमेंट्स को या कमर्शियल बिल्डिंग्स को जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, तो उनके लिए अलग से स्पेसिफिक गाइडलाइंस या फिर स्पेसिफिक रेगुलेशंस बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब और क्या है, एस्टैब्लिश एंड प्रिस्क्राइब एनर्जी कंजम्पशन नॉर्म्स। अब ये नॉर्म्स जो होते हैं कि कितनी एनर्जी कंजम्पशन होनी चाहिए और किस तरह के जो कंज्यूमर्स हैं वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, उसके जो नॉर्म्स हैं वो सब भी इसी एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स, ये आपको पता होगा कि जब बिल्डिंग बनती हैं बड़ी बड़ी या इवन आजकल तो कमर्शियल तो छोड़ो, आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी अगर आप बना रहे हो तो उसके लिए भी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स हैं, ताकि आप मिनिमम एनर्जी कंज्यूम करो और आपका भी फ़ायदा है, कंज्यूमर का भी उसमें फ़ायदा है और हमारी एनर्जी भी उसमें कम हो रही है तो हमारे एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा है। तो उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है वो भी इसी एक्ट के तहत ही निकालती है। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर क्या है कि जो
सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स निकाले हैं, उस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको मॉडिफाई कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स, ताकि लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस का ध्यान रखा जा सके। अब देखो आप, जो मध्य प्रदेश के लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मियों में गर्मी पड़ती है, या आप तेलंगाना लगा लो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ के लिए जो कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स होंगे, जहाँ पर बिल्डिंग्स में एसी भी चलेगा, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रेफ्रिजरेशन की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी एज़ कम्पेयर टू तेलंगाना। आप हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल लो, तो वहाँ के जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्योंकि वहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी उतनी नहीं पड़ती, तो उसके जो कोड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक बेसिकली एक यूनिफॉर्म कोड दे देगी, तो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको अपने लोकल रीजनल क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से उसको चेंज कर सकती है। ठीक है, अब वो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कंज्यूमर को ये कह सकती है, अब वो कौन से कंज्यूमर को कहेगी, बेसिकली जो कमर्शियल कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, उनको कह सकती है कि आप एनर्जी ऑडिट कराओ एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर से, और आप हमें टाइम टू टाइम ये बताओ कि आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, और फिर उसके हिसाब से बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस या फिर नॉर्म्स देगी कि कैसे उसको, उस एनर्जी कंजम्पशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ये इसी के अंदर ये इम्पॉर्टेंट एक और हमारा बॉडी है, बट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अब ये इसमें आप याद रखो कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो 2001 है, उसी के अंदर ही ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह बनाई गई है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, अंडर द एक्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, अब ये पहले होती थी एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, उसी को अब चेंज करके उसको अंदर ही मर्ज कर दिया गया है, और अब ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बना दिया गया है उसको। ठीक है, इसका बेसिकली काम क्या है कि एनर्जी इंटेंसिटी जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी में उसको कम किया जा सके, और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाई जा सके ताकि जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत ऑप्टिमम और एफिशिएंट लेवल पर चल सके। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, इस पे आप एमसीक्यूज़ कर लेना, और आप एडिटोरियल्स को भी पढ़ लेना। तो we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.